विज्ञान विषय का अम्ल क्षारक तथा लवण, ये क्लास 7 का है ना? क्लास 7 का है अम्ल क्षारक तथा लवण। क्लास 7 के लिए ये बेसिकली बनाया हूँ और ये सारा चीज़ हिंदी में दिया हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स था कि सर हिंदी में बनाइए ना बोल के। तो ये बेसिकली हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने है। ये एनसीईआरटी बेस्ड जितना एनसीईआरटी का जितना मेन पॉइंट्स है वो सब सारी चीज़ के बारे में इस अम्ल क्षारक तथा लवण के चैप्टर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसको हर एक मेन पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड, क्षारक को बेस और लवण को हम लोग क्या कहेंगे? साल्ट बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लक्षद्वीप पीसीएम सॉल्यूशन क्लास 7 का लाया है साइंस में अम्ल तथा क्षारक अम्ल क्षारक तथा लवण एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर 5 है, क्लास 7 का है। ये हम लोग एनसीईआरटी बुक का जितना भी मेन पॉइंट्स है ना उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से और उसके नोट्स के थ्रू से हम लोग डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्रतिदिन बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं दोस्तों। तो वो सब सारा खाद्य पदार्थ जो रहता है वो कोई खट्टा लगता है ना, खट्टा, मीठा, फिर कुछ कड़वा भी लगता है ना। तो ये सब सारा टेस्ट हम लोग जानते हैं। कुछ कुछ एक भी स्वाद नहीं लगता है, वो सब भी बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, पदार्थ रहते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से देखिए और जानिए। और आप लोगों ने कॉपी पेन अगर नहीं लिया है तो कॉपी पेन भी पकड़ कर बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए पढ़ाई करती कीजिए। और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाया हूँ ये वीडियो और बहुत डिटेल में है ना। इसीलिए थोड़ा सा मेरे सपोर्ट के लिए आप लोग ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाने पीने वाला जितना भी पदार्थ होता है तो उसमें खाद्य पदार्थ के नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा और उसका स्वाद कैसा लगता है, टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है या अन्य अन्य में यहाँ पे जैसे कि मीठा, तीखा ये सब भी आप लोग डाल सकते हैं। तो नींबू का रस कैसा लगता है दोस्तों? खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। संतरे का रस भी खट्टा लगता है। सिरका, सिरका आप लोग खाते होंगे, सिरका कैसा लगता है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दही, दही भी आप लोग खाते होंगे तो ये भी खट्टा लगता है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये साबुन, है ना, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ साबुन, साबुन का टेस्ट आप लोग कभी किए हैं? ये बहुत कड़वा लगता है ना। तो ये कड़वा लगता है। तो इसी तरह से आप लोग जितना भी ये है टेबल अपने कॉपी में नोट्स करके और ज़रूर भर लेंगे। अब यहाँ पे खट्टा और कड़वा लगता है तो इसको हम लोग क्या-क्या कहते हैं? हम लोग विज्ञान की भाषा में आ जाते हैं तो इसको कौन क्या-क्या नाम देते हैं? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अम्ल है। अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। एसिड है ना? एसिड। अब यहाँ पे एसिड या अम्ल किसको कहते हैं? तो वो वैसा पदार्थ है, वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा या अम्लीय होता है उसे अम्ल कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, हम लोग जैसे कि इमली खाते हैं, संतरा खाते हैं, अंगूर खाते हैं, आम खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं तो खट्टा लगता है ना। तो वो सब सारा चीज़ यहाँ पे क्या है? अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? संतरा, ठीक है, आम, कच्चा आम लिख सकते हैं या आम लिख दिए हम। और भी कुछ कुछ देखते हैं दोस्तों। आम हो गया, इमली, है ना। ऊपर वाला टेबल में ये सब बहुत सारा नाम लिख दिए हैं और भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्षारक। ठीक, ये खाने में बहुत कड़वा लगता है दोस्तों। क्षारक ये खाने लायक पदार्थ नहीं होता है लेकिन ये भी बहुत यानी कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट पदार्थ है। तो क्षारक जानते हैं क्या होता है, जिसको बेस बोलते हैं। वैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है वह क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक का हम लोग बात करते हैं तो क्या है? क्षारक, बेस जिसको बोलते हैं। तो क्षारक वैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है वह क्षारक कहलाते हैं। जैसे साबुन, साबुन हो गया। फिर आप लोग कभी नीम का हम लोग कहते हैं, नीम। ये सब सारा हम लोग देखते हैं तो ये सब क्या है? कड़वाहट। और हम लोग बहुत सारे यहाँ पे जो है क्षारक बेस जो है बहुत सारे सॉल्यूशन का मिश्रण होता है तो उसके बारे में हम लोग और आगे अच्छी तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुछ अन्य अम्ल तथा क्षारक के नाम तथा किस पदार्थों में पाया जाता है उसके नाम। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन-कौन सा पदार्थ में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए टेबल में मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। अम्ल का नाम है, किसमें पाया जाता है उसका नाम है। और इधर देखिएगा दोस्तों क्षारक का नाम, यानी कि क्षारक का नाम यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में बेसिकली पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब सारा टेबल को हम लोग किस में पाया जाता है उसको अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है? आप लोग ये कभी जानने का कोशिश किए हैं? एसिटिक अम्ल ये क्या होता है? तो हम लोग देखे थे पहले वाला टेबल में, पहले वाला टेबल में हम लोग देखे थे क्या? सिरका, है ना। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी तो आप लोग काटा ही होगा दोस्तों। कोई काटता है तो कभी कभी इतना लहरता है ना, कोई कोई चींटी काटता है तो ये क्यों? चींटी की टांग में पाया जाता है, चींटी की टांग में
टांग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइट्रिक। अरे दोस्तों, आप लोग इतना सारा खट्टा फल-वूल खाए होंगे, जूस-वूस पिए होंगे, जैसे कि नींबू हो गया, है ना? नींबू हो गया और फिर संतरा हो गया। इसी तरह से और कुछ-कुछ जो है फल में पाया जाता है। अब यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो रहता है, दही दूध से दही में बदलने का काम करता है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल दही दही में पाया जाता है। ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। आप लोग पालक सब्ज़ी खाए होंगे दोस्तों, तो पालक में हम लोग देखते हैं कौन-सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग देखते हैं आंवला। आंवला का अचार आप लोग खाए होंगे या ऐसे भी खाए होंगे, तो वो भी खट्टा लगता है। अंगूर आप लोग खाए होंगे, है ना? ये सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और फिर जैसे कि कच्चे आम हो गया, ये सब में भी। अब हम लोग देखते हैं टार्टरिक अम्ल, है ना? टार्टरिक, अरे इतना पानी आता है ना इसका नाम इमली। इसका नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है दोस्तों। और आगे हम लोग देखते हैं इमली हो गया, अंगूर, आंवला इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें स्ट्रीम फल लिख लीजिए, आंवला और स्ट्रीम फल इसमें दे देते हैं अंगूर दोस्तों, है ना? इसमें अंगूर, कच्चा आम लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिएगा ये सब, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। और एक बार चलिए हम लोग रिपीट करते हैं। अम्ल का नाम यहाँ पे है एसिड कहते हैं, जिसमें पाया जाता है उसको पदार्थ का नाम लिख दिए हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के टांग में, साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में, स्कॉर्बिक अम्ल आंवला में और स्ट्रीम फल में, ठीक है? और आगे देखते हैं टार्टरिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम, ये सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं क्षारक का नाम यहाँ पे दे दिया गया है और किसमें पाया जाता है वो चीज़ हम लोग को लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये किसमें पाया जाता है? चूने का पानी में, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये सब कुछ-कुछ हम लोग जैसे कि काँच को धोते हैं ना, काँच को धोने वाला जो पदार्थ होता है, धोने या साफ करने में, बेसिकली साफ करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम लोग देखते हैं साबुन में, मुख्य रूप से साबुन में किया जाता है इसका उपयोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग जैसे कि दूधिया दूधिया मैग्नीशियम हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है? तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब सारा हम लोग देखें क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कांच को साफ करने में, यानी कि ये मुख्य रूप से क्या अपमार्जक कहलाता है ना? यानी कि मार्जक, धोने या साफ करने में, यानी कि मार्जक हटाने में जिसको बोल सकते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया? आप लोग देख लीजिए और अपने कॉपी और नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, इंडिकेटर बाइक बुक में देखते होंगे, लेफ्ट राइट इंडिकेटर जला के आदमी अपना रोड में क्रॉसिंग करने का, या फिर जैसे कि स्ट्रीट लाइट सब में भी रहता है इंडिकेटर सूचक, तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं पदार्थ में भी सूचक होता है। तो यहाँ पे सूचक क्या है? कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय, इसका परीक्षण या जांच करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे सूचक जैसे कि कोई भी पदार्थ खट्टा लगता है या कड़वा लगता है, उसका जांच करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इसमें जैसे कि हल्दी का उपयोग करते हैं, लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं, और गुड़हल का जो रहता है, आप लोग फूल देखे होंगे, उसका हम लोग उपयोग करते हैं सूचक के रूप में। क्लियर हो गया इतना दूर तक? तो सूचक समझ में आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में जितने भी प्राकृतिक सूचक होता है ना, उसके बारे में, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो हम लोग पहले अभी बताए सूचक में हम लोग सबसे फर्स्ट में लिटमस, एक प्राकृतिक सूचक। अब लिटमस के बारे में हम लोग देखते हैं, ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है? लिटमस और नेचुरल डाई, जिसको हम बोलते हैं, डाई मतलब सूचक हो जाता है। तो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन या सैक भी बोलते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग लिटमस को किसमें? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन आप लोग जानते होंगे, जो पानी में पानी उनी जम जाता है तो वहां पर लाइकेन आ जाता है, तो उसके थ्रू से हम लोग क्या एक लिटमस बनाते हैं और उसी से हम लोग जांच करते हैं अम्ल और क्षार को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिटमस जो है प्राकृतिक लिटमस का, तो आसुत जल में इसका रंग क्या होता है? मॉव कलर, है ना? यानी कि नील सोन रंग का हो जाता है, नील सोन होता है।
नेक्स्ट देखते हैं अम्ल विलयन मिलाने से यह लाल रंग का हो जाता है, यानी कि लिटमस पत्र में अगर हम लोग अम्लीय पदार्थ को डालते हैं या अम्लीय विलयन को डालते हैं तो ये कैसा रंग में हो जाता है, लाल रंग में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षारकीय विलयन मिलाने से इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग लाल कलर नीला कलर देखे होंगे, तो यहाँ पे लिटमस में जो है रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो लाल कलर में अगर परिवर्तन होगा तो अम्लीय पदार्थ होगा, और नीले रंग में अगर परिवर्तन होगा तो क्षारकीय पदार्थ होगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदासीन विलयन। ठीक है, उदासीन विलयन जिसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उदासीन विलयन किसको कहते हैं, वैसे विलयन जो लिटमस पत्र को लाल या नीला रंग में परिवर्तन नहीं लाता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन से क्लियर हो गया कि जो लिटमस पत्र में लाल या नीला रंग कोई पदार्थ को अगर डालते हैं लिटमस पत्र में तो लाल या नीला रंग में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उदासीन विलयन या न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग जैसे कि खीरा खाते हैं, है ना, खीरा हो गया और शुद्ध जल हो गया, कुछ ये सब क्या है, उदासीन विलयन के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं प्राकृतिक सूचक और नेचुरल क्या बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, कारण हो जाता है। अतः यहाँ पे अगर हल्दी रहता है, ये हल्दी, ठीक है, यहाँ पे छाती, अब इसका अब हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रल बोलते हैं, इसमें ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यहाँ पे क्या है, उदासीनीकरण क्या है, ये अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करता है एक दूसरे से, और फिर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उदासीन एक पदार्थ बनाता है जिसमें ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारकीय। तो इसमें क्या क्या इसके इस प्रक्रम में मिलता है, ऊष्मा मिलता है, उसके साथ साथ लवण बनता है। लवण यानी कि जैसे कि हम लोग और आगे देखेंगे, लवण और उसके साथ साथ जल भी निकलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया में, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम फिनोल्फ्थालीन को उपयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन का रंग गुलाबी होता है। यहाँ पे क्या बताया, क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अम्लीय विलयन होता है तब यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन का रंग क्या हो जाता है, रंगहीन, यानी कि कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है ना, वैसा ही रंगहीन हो जाता है जब अम्लीय विलयन को मिलाते हैं तो फिनोल्फ्थालीन का कलर। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में जब हम अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन मिलाते हैं तो उदासीन कर देता है, यानी कि साल्ट का निर्माण करता है, जिसको हम लोग उदासीन विलयन, अब साल्ट हम लोग देखेंगे, उसको साल्ट या लवण भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे लवण क्या होता है, नेक्स्ट में हम क्या डाल दिए हैं टॉपिक, लवण।
लवण यहाँ पे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनाते हैं, उसे लवण कहते हैं। यानी कि उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक दोनों को मिला देते हैं और उसी में एक पदार्थ नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे उसको मैंने अब यहाँ पे अभिक्रिया के थ्रू से अम्ल प्लस क्षारक, तो यहाँ पे ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। और फिर लवण, जल और उष्मा प्लस उष्मा को उत्सर्जन, ये एरोसाइन मतलब कि उत्सर्जन करना होता है। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर हम लिख दे हैं NaOH, ये दोनों अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जल H2O लिखते हैं और उष्मा को हीट यानी कि ये उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र में हम लोग अपने दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उपयोग करते हैं। सबसे फर्स्ट है अपाचन। आप लोग खाना वाना खाते हैं दोस्तों, तो उसमें अपाचन यानी कि बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो कभी कभी हम लोग का पेट खराब हो जाता है, तो वही है अपाचन, इंडाइजेशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। अब अपाचन क्या है? हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पाया जाता है, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, परंतु यहाँ पे हमारे अमाशय में HCl का मात्रा जो है अधिक होता है, तब ये अपाचन होता है। ठीक है, और हमें काफ़ी कष्ट होता है, जैसे कि पेट दर्द होने लगता है ना, तो वो अपाचन के थ्रू से होता है। खाने पीने के बाद पेट दर्द होता है तो अपाचन के थ्रू से होता है। जिससे छुटकारा पाने के लिए हम दूधिया, मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल लेते हैं, यानी कि अम्ल को हटाने के लिए एक कोई क्षारकीय पदार्थ लेते हैं जिसमें MgOH का होल 2 होता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ये क्या देखे थे हम लोग? पहले देखे थे कि ये क्या है? एक प्रकार का क्षारकीय पदार्थ। तो ये क्या काम करता है? अम्ल को क्षारक से मिलाकर और फिर उदासीन करने का कार्य करता है। ठीक है? देखते हैं दोस्तों हम लोग, आप लोग को चींटी काटा होगा, ठीक है ना? चींटी का डंक जो रहता है, चींटी काटा होगा, अंड बाइट किया होगा, तो आप लोग को बहुत सा लहरता है, यानी कि हम लोग को काटता है तो जहाँ काट देता है तो वहाँ लहर आता है। ये सब तो सभी को काटा ही होगा चींटी, आप लोग को ये अनुभव होगा ही होगा। तो यहाँ पे जब हमें चींटी काटती है तो हमारी त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। यानी चींटी काटता है तो क्या है? अम्लीय द्रव होता है, उसको डाल देता है। तो फॉर्मिक अम्ल हम लोग पढ़े थे ना, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो वही डंक के प्रभाव को कम या उदासीन करने के लिए हम NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि लहरता है तो NaCO3 का जो सॉल्यूशन रहता है या कैलेमाइन विलयन रहता है, उसको अगर डालेंगे तो ये हम लोग का उदासीन कर देता है और दर्द खत्म हो जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं मृदा उपचार में, यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट में हम लोग खेती-बाड़ी करते हैं, तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम लोग फसल उगाते हैं तो उसके लायक उसका मिट्टी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका मिट्टी के लिए जैसे कि अधिकतर अम्लीय भी हो जाता है या क्षारकीय होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उदासीन करके तब फिर ज़्यादा अगर अम्लीय भी होगा तो पौधा के लिए नुकसान होता है, क्षारकीय भी होगा तो भी नुकसान होता है। तो वहाँ पे मृदा का उपचार के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से मृदा अम्लीय हो जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारा रासायनिक खाद सब जो आया है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या क्षारकीय हो जाती है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है, यानी पौधा अच्छा से नहीं बढ़ पाता है और पौधा जो है अच्छी तरह से फल भी नहीं दे पाता है, जिससे किसान को क्या होता है? नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना देकर उपचारित किया जाता है। अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाता है ना, तो उसमें क्या देते हैं? चूना देते हैं, ताकि पौधा अच्छा से ग्रो कर सके। और अम्लीय, यहाँ पे चूना एक क्षारकीय पदार्थ है, इसीलिए मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाता है ना दोस्तों, तो आप लोग चूना देकर और उसको उपचारित ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मृदा अत्यधिक क्षारकीय होता है तो इसमें जैव पदार्थ या कंपोस्ट खाद मिलाकर मृदा को उदासीन करते हैं। अब क्षारकीय पदार्थ तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जितना खाद्य पदार्थ में हम लोग डालते हैं, रासायनिक खाद सब, वो सब सारा क्षारकीय रहता है। तो उसका अधिकता के चलते हम लोग उसमें क्या डालते हैं? जैव पदार्थ डालते हैं, जो थोड़ा सा खट्टा रहता है, यानी कि अम्लीय रहता है। जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, गोबर का खाद हो गया, ये सब सारा चीज़ हम लोग अगर मिला के अगर मृदा को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है कारखानों का अपशिष्ट। कारखाना में इतना सारा अपशिष्ट निकलता है ना कि मत बोलिए, और ये सीधे जल में बहा दिया जाता है। तो कारखाना का अपशिष्ट भी हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसका धुआं भी, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे केमिकल रहता है, वो भी हम लोग के लिए हानिकारक है। लेकिन बिना कारखाना का हम लोग अपने दैनिक जीवन का आपूर्ति भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कारखाना रहना भी जरूरी है। लेकिन तब यहाँ पे कारखाना का अपशिष्ट को हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यहाँ पे अधिकतर कारखाना में क्या रहता है? अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। यदि ये अपशिष्ट पदार्थ को सीधे जलाशयों व नदियों में बहाने से मछली और अन्य जलीय जीवों को
अम्ल नष्ट कर देता है, यानी कि मछली या फिर अन्य जल में रहने वाला जो जीव रहता है ना, वो ये अम्लीय पदार्थ के चलते वो क्या हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस अपशिष्ट पदार्थ को हम नदियों में बहाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, उसके बाद में इसको बहा दिया जाता है। ठीक है ना? तो आज के लिए आप लोग के यहीं तक करते हैं। उम्मीद उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में है ना, वो सबको शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो को देखें और वो सबको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।